बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वीडन, आयरलैंड, हॉलैंड और जर्मनी का कंपैरिजन आपस में। किस कंट्री में जॉब्स के ऑप्शंस क्या है, घर का खर्चा कहाँ पे ज्यादा है, तनख्वाह कहाँ पे ज्यादा है, मौसम का क्या डिफरेंस है, नए आने वाले बंदे के लिए कहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, आपके बच्चे कितनी जल्दी किस कल्चर में जल्दी एडजस्ट हो सकते हैं, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, ये सारी की सारी चीजें इन चार मुल्कों के बारे में, हॉलैंड जिसे नेदरलैंड भी कहते हैं, स्वीडन और आयरलैंड के बारे में और जर्मनी के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर लें ताकि कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो या यूरोप के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मैं शेयर करूं तो वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा हमारे घर के खर्चे होते हैं, जब एक फैमिली, एक हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे, उनके कितने पैसे जो मैक्सिमम आपको चाहिए, कितने मिनिमम आपके पास पैसे हों तो आप महीना गुजार सकते हैं। दो बच्चे, मियाँ बीवी, जर्मनी में, हॉलैंड में, स्वीडन में तकरीबन एक जैसा ही है। 1200 से 1400 यूरो हो तो आपका गुजारा हो सकता है इन फैमिली मेंबर्स का। सिर्फ घर के खाने पीने का, घर की ग्रोसरी का उनकी बात कर रहा हूं, और बीच में बिजली का बिल आप लगा लें या आपका गैस का अगर बिल आ रहा है वो लगा लें तो 1400 यूरो तक आपका खर्चा आता है मियाँ बीवी और दो बच्चे का। आयरलैंड में ये चीज 1700-1800 तक जाती है। आयरलैंड में जो लिविंग कॉस्ट है वो हाई है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत। उसके बाद आप आ जाए सैलरीज की तरफ। सैलरीज सबसे ज्यादा जो पे करता है वो है आयरलैंड। आयरलैंड में तनख्वाह बहुत ज्यादा आपकी, लेकिन तनख्वाह में भी स्किल्ड और अनस्किल्ड बंदों का फर्क है। आयरलैंड में जो बंदा पढ़ा लिखा है, जिसके पास लैंग्वेज अच्छी इंग्लिश आती है जिसे, या जो आई मीन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्टिफाइड आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपके पास एक काम, आप कोई भी काम कर रहे हैं। होता क्या कि हमारे लोग किसी कंपनी में 5 साल 10 साल 15 साल काम करते हैं, लेकिन उसके पास उन जॉब्स का या उस काम का सर्टिफाइड कोई चीज नहीं होती। जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपको उस लेवल पे जॉब नहीं मिलती, जिस वजह से आके आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना बड़ा जरूरी है। आयरलैंड में जितने ज्यादा आपके क्वालिफाइड है उतनी ज्यादा आपकी सैलरी। आयरलैंड में तनख्वाहें बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने ये भी चीज कंपेयर करना कि अगर तनख्वाह ज्यादा तो भी मैं अकोमोडेशन घर के किराए की तरफ भी आ रहा हूँ, वो भी आप फिर कंपेयर कर लें और ग्रोसरी भी कंपेयर कर लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आयरलैंड में तनख्वाहें सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद आता है जर्मनी। आयरलैंड के बाद जर्मनी और हॉलैंड। स्वीडन सबसे लास्ट में आता है। इन चारों मुल्कों में से स्वीडन में तनख्वाह एवरेज अगर देखी जाए तो कम है। सुनने में आता है कि वहां पे सैलरी ज्यादा होगी लेकिन वो टैक्स में कट जाती है। हम बात कर रहे हैं कि जो नेट इनकम आपकी जेब में आती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है, जो सबसे जरूरी है, वो है आपके घर का किराया, जिसके ऊपर आपकी सारी इनकम, हर चीज आपका पूरा मुनहसर करता है आपका महीना, घर का किराया। सबसे महंगे जो घर हैं वो भी आयरलैंड में है। सबसे महंगे घर आयरलैंड में है, उसके बाद हॉलैंड में है, फिर जर्मनी है और फिर स्वीडन है। आयरलैंड में एक मियाँ बीवी, उनके दो बच्चे, उनका मकान 1400 यूरो से नीचे कोई मकान नहीं है। आप डबलिन चले जाएं, कॉर्क चले जाएं, ये उनके दो मेन सिटीज हैं। उसके अलावा आप अगर किसी बहुत ज्यादा विलेज एरिया, लोकेट एरिया में चले जाएंगे तो आप अपनी ट्रांसपोर्ट में भी फिर उतनी कॉस्ट लगाएंगे अपने काम पे आने जाने के लिए, बात फिर वहीं पे आ जाएगी। 1400-1500 यूरो से नीचे आयरलैंड में आपको एक मकान नहीं मिलता, और मिल जाए इतने में भी फिर भी बड़ी गनीमत है। आयरलैंड में सबसे ज्यादा अकोमोडेशन का क्राइसिस है। उसके बाद आता है हॉलैंड। हॉलैंड सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे हॉलैंड इसलिए आता है कि हॉलैंड का भी अगर आप साइज देखें मैप में तो बड़ा छोटा सा मुल्क है वो। जितने छोटे कंट्रीज हैं, स्वीडन का भी साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, हॉलैंड का भी, आयरलैंड का भी। जर्मनी इज ए बिग कंट्री, लेकिन मेन चीज है कि जर्मनी में भी अकोमोडेशन क्राइसिस है। बड़े शहरों में है, बर्लिन में है, फ्रैंकफर्ट में है। आप थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर की रेंज तक बाहर आ जाएं तो आपको एक फैमिली के लिए 1000 यूरो तक मकान मिल जाता है। हॉलैंड में भी 1000 यूरो तक का मकान मिलना मुश्किल है। स्वीडन में भी राउंड अबाउट चार्जेस, मतलब इतने ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपको मकान मिल जाए, थोड़ा सा हटके मिले, किसी बड़े शहर से हटके मिले, लेकिन आपको स्वीडन में भी निस्बतन आयरलैंड के और हॉलैंड के मकान सस्ते मिल जाते हैं।
उसके बाद आ जाता है सोशल इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटीज। ये हम वो बात कर रहे हैं कि हम इन मुल्कों में पैदा नहीं हुए, अगर पैदा भी हुए हैं और जो हमारे बच्चे हैं आगे, वो यहाँ के लोकल के साथ घुल मिल के हर चीज सोशल इंटीग्रेशन के आपको अगला मुआशरा एक्सेप्ट करता है नहीं करता, क्या पॉसिबिलिटीज है क्या नहीं है। सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है किसी भी कल्चर के अंदर इन होने की, आयरलैंड में हमारे लोग ज्यादा हैं, एशियंस ज्यादा हैं, साउथ ईस्ट एशियंस ज्यादा हैं। ठीक, ये इंग्लैंड की तरह का ही है। इंग्लैंड के साथ मिलता जुलता उनका मौसम भी, कल्चर भी, सारा कुछ। और वहां पे हमारे लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने भी एशियन हैं, साउथ ईस्ट एशियंस हैं, उनके लिए ज्यादा ऑप्शंस हैं सोशल इंटीग्रेशन की। उसके बाद आ जाता है सबसे सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी। जर्मनी में भी बहुत ज्यादा कम्युनिटी है हमारे लोगों की, और आप लोकल लोगों के साथ इतना ज्यादा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, गांव के गांव, शहरों के शहर में एक पोर्शंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, इंडियन लोग अब ज्यादा आना शुरू हुए हैं। जब से ईयू ब्लू कार्ड का सिस्टम शुरू हुआ है, इंडियन जो है ना, और हाई स्किल्ड वीजा शुरू हुए हैं, इंडियन लोग भी ज्यादा आने शुरू हुए हैं। मसलन आपको अपने लोग, आप किसी भी आप ट्रेन स्टेशन पे चले जाएं, न्यू ईयर पे, इस वक्त मैं फ्रैंकफर्ट में था इस साल, और आपको हर दूसरा चेहरा अपना साउथ एशियन लोग देखने को मिल रहे थे। पहले आज से 4-5 साल पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी। सबसे पहले आयरलैंड है, फिर जर्मनी है, फिर हॉलैंड है, और फिर स्वीडन है। स्वीडन की आबादी बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं हमारे वहां पे, मौसम उनका थोड़ा सा शरीर है इन चारों कंट्रीज की निस्बत, उस वजह से आके आपको कम लोग देखने को मिलते हैं, और इतने ज्यादा सोशल नहीं है वो, वहां की जो मुकामी आबादी है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इन चारों मुल्कों का कंपैरिजन है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स हैं, हमारे जो ज्यादा लोग हैं पाकिस्तानी, जितने भी लोग मैं जानता हूं स्पेन से जब वो मूव होने का सोचते हैं, 90% वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जो अमेजोन के पैकेट डिलीवर करने वाले हैं, रेस्टोरेंट पे काम करने वाले हैं, जो वहां पे ग्लोबो का काम करते थे, वो पार्टी दो टाइप हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स 10% में मैं बहुत कम लोग देखता हूं। लेकिन अगर फिर भी आप कंपैरिजन करें कि एक नया आने वाला बंदा कौन सी जॉब उसको मिल सकती है, कहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्किल्ड बंदे के लिए, हाई एजुकेटेड बंदे के लिए जॉब्स हैं आयरलैंड में। उनकी तनख्वाह भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे हैं। सेकंड पे आता है जर्मनी। जर्मनी में भी बहुत ज्यादा जॉब्स हैं स्किल्ड बंदे के लिए, और इनको बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, और अभी 5-6 साल तक यही हालात रहने हैं। और अब अगर नई गवर्नमेंट आएगी तो आई एम श्योर कि वो कुछ छांटबीन कर रहे हैं, जिन बंदों के पास इजालम्स हैं, जिन बंदों के पास जो काम नहीं करते आर्बिट सेंटर में है, उनको भी मुल्क बदल करने की जॉब अपॉर्चुनिटीज, यूक्रेनी लोग भी उसमें शामिल हैं, जो भी और कंट्रीज हैं, जितने भी अजालम सीकर्स हैं जो जॉब नहीं कर रहे, जो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट सेंटर पे हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगा। मींस के और ऑप्शंस मौजूद होंगी एक स्किल्ड अनस्किल्ड बंदे के लिए जॉब मार्केट। ये मैं अभी स्किल्ड की बात कर रहा हूँ। आयरलैंड नंबर 1 पे है, फिर जर्मनी है, फिर हॉलैंड है, और फिर स्वीडन है। अनस्किल्ड बंदे के लिए जो टॉप ऑप्शन है वो जर्मनी है। जिस बंदे ने 10 साल मैकेनिक का काम किया लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, उसकी जॉब सर्टिफाइड नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको फिर भी जर्मनी एक्सेप्ट करेगा, साल के उस बिल्डिंग दे देगा, लेकिन साथ प्रैक्टिकल करवाएगा आपको, आपके लिए जॉब के ऑप्शंस मौजूद है। एक दिन में आप जर्मनी में जॉब ढूंढ सकते हैं अल्लाह के करम से। आपको उसी वक्त मिल जाएगी उसकी पैकेट डिलीवरी की जॉब, उसी दिन पिज्जा डिलीवरी की जॉब, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। पी शाइन उबर चलाने के लिए आपको महीना डेढ़ वेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं है। जर्मनी टॉप है अनस्किल्ड बंदों के लिए। जो बंदे स्पेन से, इटली से, पुर्तगाल से मूव होते हैं, उनके लिए जर्मनी सबसे पहली ऑप्शन है अनस्किल्ड बंदों की जॉब के लिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आयरलैंड है। आयरलैंड में भी फिर सेकंड ऑप्शन क्या बचती है, पिज्जा डिलीवरी की, फूड डिलीवरी की, टेक अवे पे काम करने की, इस तरह की, क्योंकि वहां पे उबर चलाने के लिए आपको एक सेपरेट ड्राइविंग लाइसेंस करना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं। सिक्योरिटी की जॉब्स भी जो आपको जर्मनी में एक शाइन करनी पड़ती है, वो 4 दिन में हो जाती है, 500-600 यूरो उसकी फीस है। लेकिन आयरलैंड में थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा लेंथी है, जॉब वहां पे भी मिल जाती है। अनस्किल्ड बंदों के लिए जर्मनी के बाद सबसे अच्छी मार्केट है आयरलैंड, उसके बाद है हॉलैंड, और लास्ट पे आता है स्वीडन। स्वीडन में फिर वही बात है, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज कम है, स्पेशली पॉपुलेशन कम होने की वजह से। बड़ा खुला डुला मुल्क है, 2-4 शहर हैं जो उनके आबाद हैं,
लेकिन आप अगर थोड़ा सा हट के बाहर निकल जाएं, मौसम की शिद्दत की वजह से ज़्यादा वहाँ पे जॉब है ट्रक चलाने की, ड्राइविंग की, डिलीवरीज की, फूड्स की, और रेस्टोरेंट में बहुत कम जॉब मिलती है, बड़े शहरों में मिलती है, लेकिन वो सबसे लो ग्रेड पे आता है। टॉप जर्मनी है, फिर आयरलैंड है, फिर हॉलैंड है, फिर स्वीडन है। अब लास्ट में चीज रह जाती है मौसम की। मौसम में जर्मनी का और स्वीडन, जर्मनी हॉलैंड का एक जैसा मौसम है तकरीबन, ठीक है। सर्दियों में -2 -3 तक जाता है, गर्मियों में 24 से लेके 34 तक चला जाता है। स्वीडन थोड़ा सीवियर है, वो 2-4 ग्रेड और नीचे चला जाता है माइनस, ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पे, ज्यादा स्नो में ढके रहते हैं हालात। और आयरलैंड में हवाएं चलती हैं, वहां पे इतनी ज्यादा शदीद ठंड नहीं होती, उसका मौसम जो है वो इंग्लैंड की तरह का है कि बारिशें ज्यादा है, ग्रे वेदर ज्यादा है, और तूफान आंधी बहुत ज्यादा है वहां पे। लेकिन वो डिपेंड करता है आपने कि आपको एलर्जीज, ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। मैं पाइस वास्को में स्पेन में कोई 8 साल रहा हूँ, मुझे पहले दिन से लेके 8 साल से लेके अब तक मुझे एलर्जी है मौसम से। मुझे डेली एक टैबलेट खाना पड़ती है, नहीं खाऊं मुझे ये आंखों में खारिश शुरू हो जाती है, गला खराब हो जाता है, छींके आना शुरू हो जाती हैं। पाइस वास्को में रहने वाले जो लोग हैं वो ये मेरा दर्द समझ सकते हैं। इलाकों का बड़ा डिपेंड करता है, मौसम का बड़ा डिपेंड करता है। जर्मनी वाहिद मुल्क है, मैं जितने मुल्कों में गया हूं, यहाँ पे एक तो ये हम समंदर से दूर रहते हैं, क्योंकि पाइस वास्को सारा समंदर सी कोस्टल लाइन के ऊपर है। हम समंदर से दूर रहते हैं। मुझे थोड़ा सा ना अस्थमा का प्रॉब्लम था, वो यहाँ पे नहीं मुझे हो रहा। यहाँ पे पौधे बहुत ज्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। आप स्वीडन चले जाएंगे तो स्वीडन भी पता है आपको, वो सारे का सारा समंदर के साथ साथ ही है। तो ये ह्यूमिडिटी, जिन्होंने पंजाबी च सेल कहने हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है हवा में। और आयरलैंड में भी ये चीज बहुत है, आयरलैंड में, इंग्लैंड में अस्थमा के बहुत ज्यादा केसेस हैं। और आपने ये चीजें, जो बंदा बीमार है ना, उसने भी ये चीजें काउंट करनी है। और मेरे ख्याल में सेहत को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब आप किसी भी कंट्री में मूव हो, किसी भी मुल्क में जाएं, सबसे पहले हफ्ता जाके वहां पे रहें। उन लोगों का उठना बैठना, हीटिंग निज़ाम, बसों का निज़ाम, काम ढूंढने का निज़ाम, टैक्स कितना कटा जाता है, बच्चों की क्या एड है, ये सारी की सारी चीजें देखें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और अगर आप बेनिफिट्स की बात करें तो मेरे ख्याल में जर्मनी फिर भी उसमें टॉप नंबर पे आता है। आप बच्चों के किंडरगार्टन 18 साल की उम्र तक लगते हैं, वो आपको हॉलैंड में भी मिलते हैं, स्वीडन में भी मिलते हैं, आयरलैंड में भी मिलते हैं। उसके बाद घर के किराए में सबसे ज्यादा पैसे वोनगेल्ड की सूरत में, जिन बंदों के पास यूरोपियन पासपोर्ट, आप यहाँ पे ले सकते हैं। 1.5 साल बाद आप काम करेंगे तो आपके पास और बहुत सी ऑप्शंस हैं। वो हर मुल्क में बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एज ए न्यू कमर आप पहले काम का सोचें अगर, तो वो ज्यादा बेहतर है। और काम में जर्मनी टॉप पे है। तो बाकी आप, ये वो तहकीक है जो मैंने की है, ये वो चीजें हैं जो मेरे भी दोस्त हर जगह रहते हैं, उनसे बात करके, पूछ के, देख के। कुछ मुल्कों में मैं 2-3 दफा गया हूँ, रहा हूँ, देखा हूँ। आयरलैंड में अभी तक नहीं गया। आयरलैंड का जितना डाटा है मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे दोस्तों की बेस के ऊपर है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड में अगर आपकी बीवी के पास तरह कम्युनिटारियो नहीं है तो पॉसिबल है वो आपके साथ ट्रैवल ही ना कर सकें, उनका अगले मुल्क में जाना मुहाल हो जाए। लेकिन इन मुल्कों में यूरोपीय यूनियन होने के नाते आपको ट्रैवल फ्री इजाजत है। आपका तरह कम्युनिटारियो वाइफ का नहीं भी है तो जर्मनी में कार्ड चेंज हो जाता है, अगर आपको नेशनलिटी मिलने से पहले की पदरूनी इकट्ठी यहाँ पे हुई है। तो ये एक अलग टॉपिक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप मूव करने का सोच रहे हैं या सोचते हैं, कोशिश करें एक दफा, एक हफ्ता हर मुल्क में रहें, होटल में रहें, दोस्त के पास रहें, बंदों में रहें जहां पे अपने बंदों का डेरा है, ताकि आपको ज्यादा बातें, ज्यादा ऑप्शंस, हर चीज का पता लग सके। ठीक है। और बाकी ये तो मेरी तरफ से आज। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा आपको कभी अगली वीडियो में मजीद डिटेल्स के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको एक क्विक सा इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि सुनी सुनाई बातें और है, जो प्रैक्टिकल लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।